हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक पैंडेमिक फैली हुई है, महामारी कोरोना वायरस की वजह से हम अपने कुछ वीडियोस आपके पास लाने में असमर्थ थे, लेकिन अब कुछ व्यवस्थाएं करने के बाद हम आपके पास ला रहे हैं एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स में पूछे गए कुछ सवाल। जी हां, हम आपको शिफ्ट वाइज हर पेपर को डिस्कस कराएंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन, वो भी अपने एक खास मेथड पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 के 3 मार्च के पहले शिफ्ट के पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ 10a is equal to if 10a is equal to 5/6, तो आपसे पूछा गया है 8 sin a minus 4 cos a upon cos a plus 2 sin a। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं, आप एक बार देखिएगा, ऊपर साइन कॉस की पावर 1 है, नीचे भी इन दोनों की पावर 1 है, और जब इन दोनों की पावर ऊपर नीचे एक जैसी होती है तो हम सीधे सीधे 10a बराबर इसको मानते हैं साइन और इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस। 10a बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए का कॉन्सेप्ट लगाया है, कोई बड़ी चीज यहां पर नहीं है। अब क्या करना है, साइन की जगह पर आपको केवल 5 रखना है, कॉस की जगह पर 6 रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखें 40 माइनस 24 अपॉन 16, तो 16 अपॉन 16 अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको आंसर बता देगा कि 1 है। यानी इस सवाल का आपका पहला ऑप्शन एकदम आसान था, पहली शिफ्ट को सबसे आसान माना भी गया था। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने दूसरे सवाल की ओर, और मैं आपको बता दूं दूसरा सवाल भी कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा बोलते हैं माइंड ट्विस्टर था। ट्विस्टर कैसे था, उन्होंने कह दिया कि देखिए अगर आप सवाल देखें दूसरा तो कह रहा है इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस प्लस, मल्टीप्लिकेशन मींस डिवीजन और डिवीजन मींस मल्टीप्लिकेशन, देन द वैल्यू ऑफ आपके पास नंबर दिया। तो यहां पर क्या है ना, आपको सवाल नहीं देखना था, आप ये समझ गए कि जहां प्लस है वहां माइनस करना है और जहां माइनस है वहां प्लस, मतलब अपने अपोजिट में। जैसे अब इन्होंने लिखा 42, वहां माइनस लिखा है लेकिन हम क्या लिखेंगे प्लस, फिर डिवीजन -8 और डिवीजन -8 फिर इंटू 2 -15 अपॉन, केवल क्वेश्चन को उतारना था, इसमें कुछ नहीं था। 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 -9 और इनटू आपके पास दिया गया है 3। बस आपको इसी का आंसर बताना था। बॉड मास आप सबने पढ़ रखा है, सवाल को ऐसे ही उड़ा देंगे। देखिए ये सबसे पहले इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या है, बॉड मास में पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। यहां पर देख लेते हैं 42 और 4 46 में से 16 चला गया, 30 में से 15 चला गया, 15 बटे सबसे पहले ये कटा, ये आ गया 4 4 8 माइनस, ये तो यहां पर आंसर भाई आपका माइनस में 19 आ गया। यानी आपका आंसर जो था -15 बटे 19, यानी ऑप्शन 4 आपका एकदम आसान था। जी हां, इस बार आपके पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया जिसके लिए आपको टेंशन लेना हो। और अभी आपका सीजीएल
CHSL का भी पेपर होने वाला है, कुछ ऐसा ही पेपर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही करते रहेंगे, घर में बैठे हुए आराम से केवल पेपर के डिस्कशन को देखिए, पेपर लगाइए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहां आपसे कहा गया है यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 3 और 4 और ऊंचाइयां दी गई हैं 4 और 9, बड़ा आसान पूछा गया कि भैया इनके वॉल्यूम बताओ। तो आप सब जानते हो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर को डबल होना है, यानी इसको करना है 9 गुणे 4 और ये 16 गुणे 9। अब ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये काटा, तो यानी कि आपका जो आंसर मिलेगा भैया वो होगा 1:4 और आपका ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। पेपर बहुत आसान आया था, 10 मिनट में पेपर सॉल्व हो सकता था ये, अगर आपके पास टाइम था। मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूं। क्या किया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का स्क्वायर करके एस से मल्टीप्लाई करके जो कॉमन था काट दिया, आंसर आ गया। तरीका पता होना चाहिए, सवाल सब सही हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के डिस्कशन में थोड़ा सा हम लोग तेज चलते हैं, क्योंकि यहां पर हमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बताने, क्योंकि छोटे छोटे सवाल थे, जहां पर आपको डिटेल बताने की जरूरत होगी मैं वहां पर रुकूंगा और आपको डिटेल भी बताऊंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 640, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात, बॉय और गर्ल का अनुपात बोला 5 और 3 है। फिर कह रहे हैं यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाए, लड़कियां अगर आपके पास कितनी आ जाए, 30 आ जाए, तो विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि इनका एवरेज हो जाए 14:9। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा आपका टोटल, तो अभी ऑलरेडी आपके पास देखिए तो कितने हैं 640, फिर कितना हो गया 30, अब हो गए 670। फिर जब आप बच्चों या लड़कों लड़कियों को जब आप बांटने जाओगे तो इस बांटने में आप देखो तो 14 और 9 होता है 23। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर यहां पर ऐसा जोड़ा जाए कि ये 23 से कट जाए। तो आप देखोगे 25 25 5 है, अगर हम यहां 25 लिखे तो 695 नहीं काटेगा, काटेगा केवल एक ऑप्शन जो था आपका 690, क्योंकि ये होता है 23 तिहाई 69। जी हाँ, 23 3 जा 69 और यहां पर आंसर आपका 20, यानी ऑप्शन बी एकदम सही था। सवाल को कुछ नहीं करना था, धुआंधार केवल उड़ाना था। थोड़ी सी बात थी, थोड़ा सा पेपर था, जी हाँ, लेकिन ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप पेपर से पहले आपने खुद बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी, बिकॉज वी ऑल नोज दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों कहावत मैन के लिए भी है, लेकिन हमारे लिए लड़के और लड़कियों दोनों पर अप्लाई होती है। मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। हमारा काम है मेहनत करना, पढ़ना, ईमानदारी से पेपर देना, रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए 5 में क्या कह रहे हैं, एक द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 सेंटीमीटर, आर बराबर, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप पेपर करें ना तो तुरंत ऐसे लिखा गया आर बराबर 42 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड। तो भैया सबसे पहले बताओ एक राउंड में आप कितना चलते हो, 2 पाई आर। भाई परिधि के बराबर एक राउंड में चलते हैं तो 8 राउंड में इंटू 8 हो जाएगा। और देखिए इस सवाल को बस यही छोड़ दीजिए, आपका आंसर जो आने वाला होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। और अगर आप अपने ऑप्शंस को देखोगे तो इसमें केवल एक ऑप्शन सी ऐसा है 2112 जो 11 से डिवाइड होता है। बाकी इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना
था, क्वेश्चन ऐसे ही लग जाना था। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए कई बार हमारे पेपर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें वहां लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, केवल ऑप्शन से ही आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका देखिए अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहे हैं एक संख्या है 005, यहां पर x है और 4। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि इनमें से सबसे छोटा मतलब 1, 4, 0 और 2 में सबसे छोटा नंबर ऐसा यहां पर रखना है कि ये 8 से कट जाए। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो ये 8 से कट जाएगा। तो देखिए इनमें से सबसे छोटा तो हमारे पास 0 है, हम 0 यहां रख लेते हैं। तो 504 को जब आप 8 से करोगे, जी हां, ये पूरी तरह से कट जाता है, यानी आपका आंसर 0 यानी कि ऑप्शन सी पूरी तरह से सही होगा। सबसे आसान पेपर आया था और इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसने मिनिमम 20 अटेम्प्ट किए होंगे अगर उसकी स्ट्रैटेजी सही रही होगी। जी हां दोस्तों, जब पेपर में टाइम कम होता है तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, जी हां, स्ट्रैटेजी वही चीज जो आप पहले अपने पेपर्स में कर रहे होते हो, अगर वो अच्छी है तो काम अच्छा जरूर होता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 7 पर, जहां कहा गया है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 32 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। ओके, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य का मतलब होता है कि हमें 90% वाला बताना है। 90% मतलब भाई वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, तो आपको बताना है कि पहले हम कितने बेच रहे थे, 90% पे बेच रहे थे। बोलिए पक्का, यानी कोई भी चीज रही होगी उसका उन्होंने क्या निकाला है, 90%। तो 90% मूल्य आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि 90% में अगर आप क्या कर दो, 332 रुपए जोड़ दो तो ये आपको मिल जाएगी कितनी, 120% पे। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। फिर अगर ये उधर जाए तो आपको पता चलेगा 30% बराबर 332, और बताना आपको कितना है, 90%। तो 90 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको पता चलेगा 996, यानी कि आपका ऑप्शन बी एकदम सही था। दोस्तों पेपर में कई बार क्या होता है, आरंभिक मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा है। बच्चे पेपर में यही कंफ्यूज हो गए थे, वो निकालने लगे इसका क्रय मूल्य जो आ रहा था डेसिमल में, इस वजह से लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को गलत किया है। आरंभिक मूल्य का मतलब हम पहले कितने बेच रहे थे, पहले हम 90% का बेच रहे थे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों 8 नंबर आपसे ये कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि यहां पर हम जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स पर मिल जाएगी और उसका लिंक भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको हमने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, अगर आपको मैथ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। एबीसी देखिए जब कभी भी आए, अब देखिए यहां तो पूछना ही नहीं, टोटल वर्क 20 हो गया, ये आ गया 24 आपका 5, ये 8 और ये आ गया 10। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो बी और सी भैया कितना काम करते हैं एक दिन में, 18। कितने दिन किया,
3 दिन कितना कर लिया 54, बिल्कुल सही। फिर सवाल क्या कर रहे हैं, अक्सेस कार्य, तो 120 में से 54 हो गया, तो भैया 120 में से आपने 54 कर दिया तो बचा कितना 66। कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, तो 66 काम करेगा ए। 11 सही 1/5 यानी कि देखिए 13 सही 1/5 यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही। सवाल पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना था, दिमाग को बिल्कुल संतुलित रखिए। ये मत सोचिए कि पड़ोसी कितना कर रहा होगा, मेरिट कितनी जा रही होगी, ये सब दिमाग में मत लाइए। आप क्या कर सकते हो एग्जाम के समय कि जो सामने सवाल है उनको सटीक और कितनी जल्दी कर सकते हैं। जब कभी भी एग्जाम दीजिए केवल इतना ध्यान रखिए आपका पेपर हमेशा सही होगा। क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि आप जब पेपर देने जाते हो तो पेपर ऑन ही नहीं हुआ, सबसे पहले टेंशन में ये हो गया कि इस बार कैसा पेपर आएगा। ऐसा तो नहीं कि हम पहले रीजनिंग करने जा रहे हैं तो रीजनिंग में दिक्कत हो जाएगी, कोई सोचते हैं ऐसा ना हम जीएस कर लें, जीएस में कुछ आए ही ना फ्रस्ट्रेशन आ जाए, कभी भी नहीं। आप हमेशा याद रखिएगा अपनी प्रैक्टिस आपने जैसे भी करी है, जैसे भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं इससे पहले की एसटी आपने जिस प्रोसेस में दी है वहां पर अगर आपने पहले मैथ लगाई है तो पेपर में मैथ लगाइएगा, अगर आपने वहां पर पहले इंग्लिश लगाई है तो पेपर में इंग्लिश लगाइएगा। ये ट्रेंड देख करके कि एग्जाम का जो बोलते हैं ना एनालिसिस देख करके अपनी स्ट्रेटजी को मत बदलिएगा, कभी मत बदलिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपको मिलेगा अपने एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पर कहा जा रहा है कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, ठीक है, और एक 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो भाई बात समझिए, खंबे को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई पार करी, और उसके बाद में ये टाइम अगर हम ये देखें ये 24 सेकंड, ये 24 सेकंड का टाइम बढ़ा केवल है इस 170 मीटर की वजह से, यानी रेलगाड़ी की चाल है 170/24 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप ऑप्शन देखो तो वहां किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने बताया है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बड़ा करना है, बड़ा का मतलब 18/5, ये 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, यहां आप इसको काट सकते हैं, 5 3 15, 5 चौक 20। अब इसको अगर हम यहां भी काटे तो 8.5, अब देखिए ये करीब करीब 25.5 किलोमीटर पर आवर, 25.5 किलोमीटर पर आवर। जी हां, आपका ऑप्शन 4 पूरी तरह से सही है। देख लीजिए जहां पर ना समझ में है बताइएगा क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखा टाइम बढ़ा, टाइम क्यों बढ़ा, क्योंकि दूरी बढ़ी, तो इस दूरी को कवर करने के लिए इसमें 24 सेकंड ज्यादा लिए, वहां से हमें मीटर पर सेकंड में चाल पता चल गई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। फिर मीटर पर सेकंड को हमने 18/5 किया, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि आपका सवाल बोल रहा था कि आपको इसमें करना है। दोस्तों इन सवालों के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको सही करना है। देखिए अभी आपको कोशिश क्या करनी है कि कम से कम पेपर चलाने पर आपके आंसर आ जाएं, बस इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी पेपर बहुत आसान आता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया जाता। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जहां पर ये कह रहे हैं कि x बराबर x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस तरह के जितने सवाल आते हैं इनको केवल एक ही कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, वही करिएगा, क्योंकि इसमें सबको बराबर में हम अक्सर k मान लेते हैं। तो अब आपको पता ही चल गया होगा x बराबर 1/2a, उसी तरह y बराबर 1/k की पावर 1/2b, आप y बराबर k की पावर 1/2b, उसी तरह z बराबर। देखिए बहुत ज्यादा सवाल अगर वहां पेपर में लिखोगे तो यही तो टाइम किलिंग है, इसी से तो आपको बचना है। अब ये कह रहे हैं कि अब देखिए इन्होंने कहा x² बराबर yz, तो भाई साहब यहां जब लिखेंगे तो k की पावर 1/a, भाई स्क्वायर जो है वो 2 को काट देगा, बराबर y और z एक साथ ले लेंगे तो ये हमको मिलेगा
1/2 बाहर और अंदर मिलेगा b प्लस सी 1/1। तो ये 2a इधर कर देते हैं, तो यहां आपको मिलेगा ऊपर b प्लस सी अपॉन ये 1/, ओके 1/, या इसको कर सकते हैं 2a/। तो यहां से अगर हम यहां पर निकालेंगे तो आप देखोगे कि मिलेगा 2bc बराबर ab प्लस bc। मिल रहा है कि नहीं है? 2bc बराबर ab प्लस bc मिल रहा है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप a ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc। तो यहां ab और ca, ये आपका ca, ab और ca की जगह 2b लग दो तो 2b ये 3bc अपॉन bc, बस बात खत्म। यानी आपके पास आंसर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। देखिए समझ में ना आया तो बताइएगा। एक्चुअली में इसको मैंने इस तरह इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है कि देखिए कई बार लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर क्यों ना हम यहाँ पर ऑप्शन रख दें, क्योंकि ऑप्शन हमारा चाहिए होगा। तो दोस्तों जब आप ऑप्शन रखोगे x y z a b c 6 वेरिएबल है, ऑप्शन रखोगे, ऑप्शन रखते रह जाओगे। कई बार तो देखिए जब इस तरह का आंसर आता है तो हमको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जब वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कटेंगे। वेरिएबल कैसे, जैसे ABC है BC है, तो आंसर में AB BC नहीं आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम आंसर लगाते तो हम C को पहले ही काट सकते थे। ये थोड़े से ट्रिक्स होते हैं, बट इनको मैं इसलिए आपको ज्यादा नहीं बताता हूं, कई सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होता है, बस इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, क्या किया आपके सामने है, पहले हमने इसको के में चेंज किया, जो दिया गया था वहां पर के में रखा तो हमें मिल गया, ये रिलेशन मिला, इस रिलेशन को हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है। और दोस्तों इसके बाद जो अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 11 है वो हमारा डीआई का है। देखते हैं। डीआई भी दोस्तों बहुत आसान सी है इस बार, मतलब अब देखिए, अब जो डीआई आपके सामने दी जा रही है वो ये कह रहे हैं कि दी गई तालिका में 12 से 17 तक के दौरान विभिन्न मॉडल ABCD में कितने उन्होंने किए हैं, हजारों में प्रोडक्शन है कारों का। अब ये कह रहे हैं कि 13-14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। तो देखिए अगर हम 13 और 14 का टोटल देखें तो है 130 और 170। अगर इसका देखें तो 300 और इसका 25% मतलब 75। तो बस आपको यही देखना है कि इनमें कौन से दो का 13 और 14 में अगर आप जोड़ेंगे तो A को जोड़ेंगे तो देखिए 75 नहीं हो सकता है, B 75 नहीं हो सकता है, C 75 नहीं होगा। यहां D में देखिए 40 और 35 75, यानी कि आपका आंसर D यानी कि ऑप्शन B एकदम सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 12 की ओर। देखिए डीआई भी उन्होंने बड़ा सफल कर दी। डीआई का एक क्वेश्चन यहां और अगला क्वेश्चन कहीं और पर। पेपर वाले भी कुछ नया तो निकालेंगे ही। अब देखिए अगला सवाल है x बराबर बहुत बढ़िया सवाल, x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin और y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos। दोस्तों और बताना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक टोटका बता देता हूं आपको, कोफिशिएंट चेंज हुए, यानी कि कोफिशिएंट चेंज में मतलब ये जो नंबर होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्चुअली जो आएगा वाई स्क्वायर बराबर, देखिए कोफिशिएंट चेंज का मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, ये होगा वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जब इसको इधर ले आओगे तो बचेगा 16 और 25 और आंख बंद करके लगाना था कितना, 41। और आपका ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाता। जी हां दोस्तों, ये है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c और b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो बात हमने बताई थी ये वहीं से लग जाता। तो कुछ नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट के वर्गों का योग, और आपका सवाल पूरी तरह से सही हो जाता। अब हम बढ़ने वाले हैं दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 13, जो कि मेंसुरेशन से लिया गया है। 2D में कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी इन्होंने बना के रखा है, ये रहा ए बी सी त्रिभुज दिया उन्होंने। फिर उसके बाद कहा कि एम एन एक भुजा है, ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एम एन पैरेलल है बीसी के, एम बी सी एन इसका एरिया जो है वो 130 दिया गया है, और ए एन और एन सी का अनुपात 4 और 5। तो आपको ये बताना, तो दोस्तों समझिएगा ये पूरी कितनी हो गई 9। इस छोटे वाले ए एम एन का एरिया और एरिया ए बी सी, भुजा 4 और 9, 4 9 मतलब 16 और 81। बोले हाँ या ना, पक्का? तो ये वाला हिस्सा जो आएगा भाई 4 उनके वर्गों का योग होगा। 81 में से अगर हम 16 हटा दें तो हमें मिलेगा 65। तो ये एरिया हमारे पास आएगा कितना 65, ये आएगा 16। तो 65 की जगह पर 130, तो 65 की जगह में मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर के आंसर आएगा 16 दूना 32। यानी कि त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिमिलैरिटी का फॉर्मूला लगाया गया है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर ऑफ द साइड्स के रेशियो के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 14 की ओर। दोस्तों पूरा डिस्कशन का टाइम देखिएगा, मैंने कितनी देर में आपको डिस्कशन कराया, और फिर आप ये देखिएगा पेपर में कितनी देर में करने वाला था। बस यही तो मजा है मैथ्स का। कहा गया है कि इफ ए प्लस बी, देखिए टेक्नोमेट्री इज क्या है, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। अब कह रहे हैं हमें बताओ 2a प्लस 10a और 1 प्लस 10b। तो बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, इन्होंने ये तो नहीं कहा ना, इन्होंने a और b में कोई रिलेशन तो दिया नहीं, तो हम क्या मान ले, इसको 0 मान लेते हैं, इसको 45 मान लेते हैं। अब भाई इसको 0 करोगे तो ये वाला हिस्सा आपका ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 2 गुणे 1 इंटू इसको 45 मानोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 दूना, बस ऐसे कर देना और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक वर्ड होता है लाइफ में, लोड नहीं लेते हैं। जी हां, सवालों पे लोड नहीं लेना है, सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 15 की ओर में। फटाफट देखते हैं 15 नंबर में क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई, देखिए इसके लिए मैं आपको जिससे आप लोग करते हो यही बताऊंगा। अब क्या है, एक बढ़ाई गई है और एक क्या करी गई, घटाई गई है, माइनस। अब देखो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा ना भाई, बड़ा आसान से। 40 में से 20 गए 20 माइनस 8, यानी फिर भी देखा जाए प्लस का 12% आया है, यानी आपका जो क्षेत्रफल है उसमें 12% की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों है क्या, आयत की लंबाई और चौड़ाई जो क्या होते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो एक बार लंबाई बढ़ाई, चौड़ाई फिर घटा दी, लेकिन फिर भी हमें इंक्रीमेंट जो मिला वो 12%। इस तरह के सवाल बहुत मिलेंगे आपको। परसेंटेज में कभी कहा जाता है वेतन बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप लगाइए, सबसे आसान कॉन्सेप्ट में माना गया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल नंबर 16 की ओर। पेपर में बस जिस तरह से बता रहे बस इस तरह से फटाफट लगाइए। देखिए पेपर का क्या है, पेपर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन होता रहेगा। अब कह रहे हैं कि अब ये देखिए, कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 8, फिर y प्लस जेड। अब देखिए सवाल ना भी देखो तो मुझे पता है ये 3 तो दिए गए होंगे। अब फिर y प्लस जेड बराबर बोला गया 13, z प्लस x कह रहे हैं 17,
और फिर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो स्क्वायर में कुछ है नहीं, हमेशा याद रखिएगा तीनों को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, इन तीनों के जोड़ को 2 से क्या कर देना है, 17 13 30 38, ये तो आ गया भैया 19 पक्का। अब y और z कितना है 13, तो x कितना आ गया 6 और 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही पेपर में लगाना है भैया, बाकी और कोई तरीका नहीं। अब फिर क्या चाहिए, y चाहिए, y चाहिए zx 17 y 2 हो गया। फिर क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए z चाहिए, z x और y हटा दिया 11 आ गया, इसको काटा 18, यानी कि हमें 18/11, जी हाँ हमारा ऑप्शन भी पूरी तरह से सही है। दोस्तों जब कभी भी आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप इन तीनों वेरिएबल की इक्वेशन ही बताएंगे, उसके बाद ही इसको निकाल पाएंगे। क्या किया हमने, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर निकाल लिया, फिर हमें x चाहिए था तो y और z हमने देखा 13, तो इस x बराबर 19, 13 उधर जाएगा तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और फिर उसी तरह हमने y और z का मान यहीं रख दिया और हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन सवाल नंबर 17 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज, क्या कहा गया है कि ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है, यदि D BC का मध्य बिंदु है और E AB का मध्य बिंदु है तो BDE। अब देखिए सवाल, अब यहां पर कुछ नहीं बनाना है, आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है ABC, और ये कह रहे हैं ABC हम नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, और AB का मध्य बिंदु है E। देखिए मिड पॉइंट में आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये 1 और पूरे का 4 होता है। अब ये कह रहे हैं ABC पूरा 44 दिया गया है, ठीक है, फिर आपको कौन सा बताना है, BDE बताना है। तो भैया देखो ये 1 होता है पूरा 4, तो ये 4 बराबर 44, तो 1 बराबर सवाल ही नहीं करना था, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी थी और आपका आंसर यहां पर 11 आ जाता है। जी हां, मिड पॉइंट थ्योरम में पहली बात तो ये रेशियो होता है, और दूसरा जो ED आएगी आपकी वो AC की आधी होती है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, आपके मेंस एग्जाम में भी इससे पूछा जा सकता है। सवाल ऐसे ही मिलते रहते हैं पेपरों में, बस काम हमारा क्या होता है ना दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि इस बार पेपर आएगा हम ऐसे करेंगे, पहले मान लेते हैं कि हम 170 ले आएंगे, 80 ले आएंगे, या जब हमारे नंबर 140 आते हैं तो हम आधा समय तो ये जोड़ने में चले जाते हैं कि 140 की बजाय 150 आ गए होते तो इतना इतना करके हम इतना ले आएंगे। तो इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करिए, प्री खत्म हो चुका है, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी मिल गया है, मेंस की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम तो क्वालिफाई होकर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 18 की ओर, जहां पर कह रहे ABC किसी वृत्त पर इस प्रकार है, एक वृत्त है जहां O है, ये कह रहे हैं ABC कुछ इस तरह से है कि AB, अच्छा AB और AC हो गए तो मतलब A ऐसे कहीं रहा होगा कुछ मामला, ABC। अब ये कह रहे हैं इसमें कि जो AB है, मान लीजिए O, वो इसके केंद्र पर बना रही है 110 और AC बना रही है 130, ठीक है। फिर आपसे पूछा BAC कितना, टोटल ये पूछा, तो भैया देखो बड़ा आसान था, अगर ये 110 है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों मिला करके 70 होना चाहिए, तो ये कितना आया 35। अभी रुके रहो, ये दोनों बराबर है, ये 30 है, तो यानी इन दोनों को मिला के 50 होना चाहिए, कितना होगा 25, यानी 35 प्लस 25, यानी कि आपका आंसर 60 डिग्री था, जो कि आपका ऑप्शन भी पूरी तरह से सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो दोस्तों 19 नंबर आपको दिख रहा है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बहुत कुछ नहीं करने वाला हूं, फिर से पूरी आपसे टेबल दी गई है
कहा गया 2016 के संदर्भ में 2017 में किस कार में सर्वाधिक कमी दी गई। तो 16 से 17 में अगर आप देखें तो ए जो है वो 36 थी, वहां से 12 हो गई, बी तो बढ़ी है, सी 44 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, डी 38 से 22 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 50 से 28। जी हाँ, सबसे ज्यादा कमी आपके ए में हुई है, क्योंकि सीधे सीधे 36 से आप 12 पर आ गए हो, यानी सबसे ज्यादा कमी कार ए में हुई है। आसान सी देखिए, बैंक में जब हम लोग जब बैंक एग्जाम देते हैं वहां पर डीआई आती है, इस तरह की बहुत सारी डिफिकल्ट डीआई आ जाएंगी जहां पर कैलकुलेशन होता है। बट एसएससी के लिए मैंने बहुत पहले ही बताया था, मैं देखता हूं कि जब आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, इतने धुआंधार क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े टीचर हैं, कहीं कैट उठाए दे रहे हैं, कहीं ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन करवाते हो, और उसके बाद में जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो सीना चौड़ा करके सब कहते देखा एज एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन इज एज एक्सपेक्टेड। अरे भैया, जब क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड था तो काहे के लिए बच्चों को वो एसटी में इतने हाई लेवल क्वेश्चन करा दिए थे? उनको तो कम करवाना चाहिए ना आपको। तो थोड़ा जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। प्रीलिम्स कभी भी इतना टफ नहीं आता है, टफ नाम का चीज ही नहीं होता है। क्वेश्चन कभी कैलकुलेटिव होते हैं और कभी ऑप्शन से लग जाते हैं, केवल दो चीजें होती हैं। उसके लिए पूरा का पूरा बाजार खड़ा करके रख दिया गया ऑनलाइन एजुकेशन का। कुछ नहीं है, बस केवल अपने ऊपर विश्वास रखो। ये सब ड्रामा है, ये करो वो करो, ये सब किनारे करो और केवल क्या करो, पढ़ाई करो, और वो भी शांत और सुसज्जित तरीके से, सुसज्जित। जी हां, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 20 की ओर, जहां पर कहा गया है कि साधारण ब्याज पर वार्षिक दर से 4300 रुपए की राशि दी थी, ठीक है, और 2 साल में बढ़ के कितनी हो गई? यानी अगर हम 2 साल की बढ़ी हुई राशि अगर हम देखें तो 344 हो गई, ठीक है। अब अगर इसी धनराशि पर इसी में 5 वर्ष, तो अच्छा ये अगर इसी को हम देख ले 5 वर्ष, तो 2 बराबर इतना, तो 1 बराबर अगर हम देखें तो आप भी समझिएगा 5 वर्ष में अगर हम देखने जाते तो कहीं ना कहीं पैसा यहां पर अगर हम देखें तो 860, तो 4300 में 860 अगर हम जोड़ दें, समझिएगा बहुत बड़ा आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं, 5160 हो जाती। अब ये कह रहे हैं इसी ब्याज पर बढ़कर एक कह रहे हैं कि नहीं। अब अच्छा ये बताओ 10,140, तो कहीं ना कहीं देखो लगभग इसके दुगने के बराबर ही तो है भाई। देखो 5160 को अगर आप दुगना करोगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो भी प्रिंसिपल होगी जो 10,104 में आई है वो 4300, यानी 4300 का जस्ट दुगना 8,600 के पास वाली होगी। और अगर अपने ऑप्शन को आप ABCD को देखो ना, तो केवल ऑप्शन सी एक ऐसा है जो 8,420 दे रहा है, बस यही आंसर होगा। इतना भी नहीं करना था। जब आप पेपर में देखो 4300 से 4600 2 साल में, यानी लगभग 5,000 5 साल में, तो 5,000 का डबल करो 10,000, तो आंसर भी आपका 4300 के डबल के पास में होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट मैथ में लगाए जाते हैं और यही कारगर है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपके अपने दिमाग की उपज है कि आप सवाल को वहां पर कैसे डील करते हो। यही डीलिंग आपको एग्जाम में आगे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से भी आप अगर रेट पता करने जाते, रेट पता करके फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल मानना है कि जब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो क्यों ना हम उस ऑप्शन का यूज करें। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल नंबर 21, जिसमें फिर से देखिए दोस्तों डीआई आ रही है। अब डीआई में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता हूं। आप अगर आप डीआई को देखेंगे तो आंसर भी आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा। जब आप करोगे तो आपको वहां पर पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा, आराम से आप कर लीजिएगा। सवाल दिया है 2015 में उत्पादित किस वर्ष की कारों की संख्या, उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। बात है 2015, तो 2015 में आई है 100 और इसका 20% होता है 20, तो उसी में अगर हम अंदर जाएं तो केवल देखो ई कैटेगरी की कार है जहां पर केवल 20 हुई हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान डीआई आया हुआ था यार। उसके बाद में भी अगर हम मैथ्स में 20 नहीं क्रॉस कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर,
और 22 भी देखा जाए तो वो भी आपका डीआई का ही सवाल है। अब डीआई में कह रहे हैं 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भैया 12 में थे 120, और अगर हम 16 में देखें तो 16 में आए 180, 60 भरे हैं, 120 में 60 भरे हैं, तो सीधे सीधे 50% बोल करके ऑप्शन डी लगा लेते हैं और आपका आंसर सही हो जाता। इस तरह की डीआई आती है, बच्चों का खेल होता है भाई। और ऊपर से भी लोग कहेंगे कि मैथ है डिफिकल्ट। कई सारे लोग तो एसएससी की तैयारी इसलिए नहीं करने आ रहे क्योंकि यहाँ पर मैथ बहुत डिफिकल्ट होती है। तो भैया या आप यूपीएससी करने जाओगे जीएस डिफिकल्ट मिलेगी, आप कैट करने जाओगे इंग्लिश डिफिकल्ट मिलेगी, बैंक करने जाओगे डीआई डिफिकल्ट मिलेगी। तो क्या डिफिकल्ट के नाम पर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे? नहीं तो छोड़ोगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि लाइफ में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो आप जी नहीं छोड़ दोगे। तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 23 में। कह रहे हैं 6 संख्याएं हैं, प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो यदि उन संख्याओं का औसत, देखिए 5 संख्याओं का जो समय, छठी संख्या को अगर हम x मान लें तो पहले 5 संख्याओं का योग इसका 7 गुना, 5 संख्याओं का योग प्लस ये छठी संख्या एवरेज बटे 6 बराबर दिया गया है आपको 136। तो आपको क्या बताना है? छठी संख्या बतानी है बस। x बराबर कैसे? 136, 6 ऊपर चला गया, 7 और 1 8 नीचे आ गया, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 3 6। अगर हम यहां पर देखेंगे तो आंख बंद करके बता पाएंगे कि हमारा आंसर सर 102 है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बेसिक मेथड जो है ना हमारे नॉर्मल मेथड से बहुत अच्छा साबित होता है। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगी, क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से लगाते रहिए, बनाते रहिए, मजा आने वाला है। क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने आज के सवाल नंबर 24 पर। सवाल नंबर 24 फिर देखें तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखते हैं कैसे और किस तरह हम सवाल को लगाएंगे। बढ़ते हैं, सवाल देखिए। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट दे दे। तो 28% की छूट देने का मतलब है 72% ऑफ एमपी, हाँ या ना? से 12% का लाभ होता है, बराबर हो गया 112% ऑफ क्या? सीपी। परसेंटेज हटाओ, एमपी बटे सीपी अगर आप देखने जाओ तो 112 बटे 72, यानी सीपी अगर 72 थी आपकी तो एमपी आपने क्या रखा? 112 रखा। लेकिन फिर क्या नहीं, 112 ना होकर के ये कितना 224, तो 2 से गुणा कर रहे हो। तो भैया अगर इसको आप 224 बोलोगे तो हम बोलेंगे कि सीपी हमारा 144, यानी कि आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है। यानी ऑप्शन ए आपका होना चाहिए 144। पढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने आखिरी सवाल। जी हां, अब हम आ चुके हैं अपने 3 मार्च की पहली शिफ्ट के सबसे आखिरी सवाल पर। ये भी बहुत आसान सवाल था दोस्तों। आपको इस सवाल की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि ये दिया गया है 7052692222, यहां पर भी अवेलेबल है। और दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टडी एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा दबाएं, वहां से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको दबा के शेयर करिए। जितने ज़्यादा लाइक्स एंड वॉचेस हमें यहाँ पर मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो उतना ही बेहतर बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर हम आपसे कोई भी चार्ज किसी भी तरह की क्लास का, किसी भी तरह की पीडीएफ का नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा जितना भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीइंग अ सोशल पार्ट एकदम आपको फ्री मिल रहा है। तो जब हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
सवाल है अगला हमारा, x माइनस वाई बराबर 4 और x इंटू वाई बराबर 45। देखते ही बच्चा बताएगा सर जी ये तो 9 5 होता है और 9 में से 5 जाता है तो 4 भी आता है। अब आपको बताना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729, में से 125 घटाना है और जब सवाल करने जाओगे तो आप बताओगे अरे इसका आंसर तो 604 था, और इस तरह से आपका ऑप्शन भी पूरी तरह से सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के 3rd मार्च में फर्स्ट शिफ्ट के सारे 25 सवाल, जिनकी पीडीएफ मैं फिर बताऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सपर्ट को आए है, और इसी तरह आपके पास सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के बाकी के सवाल भी आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल 3rd शिफ्ट के 2nd क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।